मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन राइज किए गए हैं उस 18 क्वेश्चन के इस सीरीज में 1 से लेकर 5 के बीच में वे क्वेश्चन जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए किस तरीके की राहत देगा आने वाले समय में, 8वें CPC में मिलने वाले लाभ क्या 1 से 5 के बीच में इस क्वेश्चन में देखने को आपको मिल सकता है। क्या आवास भत्ता और मेडिकल सुविधाओं में वृद्धि के बाद क्या मूल वेतन में वृद्धि संभव नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों को यहाँ पे क्वेश्चन में किए गए हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 8th CPC को लेकर सरकार ने 18 क्वेश्चन को जारी किया है। इस 18 क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये इस पर स्टेक होल्डर, कोई भी भारत का पब्लिक और जो यूनियन है जो कर्मचारी संघों को रिप्रेजेंट करते हैं वे अपने इस यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये ओपन किया गया है पोर्टल, ये 8वें वेतन आयोग में बढ़ने वाले वेतन वृद्धि को लेकर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कि 8th CPC में महत्वपूर्ण वे 5 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन के इस श्रृंखला में हम इस वीडियो में 1 से 5 तक के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जिस विषय को हम लोग देख रहे हैं 8th CPC में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8th CPC को लेकर MyGov सर्वे है और यहाँ पे आप 18 क्वेश्चन के इस सीरीज में देख सकते हैं कि इसको आप 1 से 5 तक का पे फिलॉसफी पे बात किया गया है कि किस तरीके का आपका पे स्ट्रक्चर पे फिलॉसफी होगा। पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 से 9 के बीच में बात किया गया है। तो इसी में आपका फिटमेंट फैक्टर है, इंक्रीमेंट रेट है, सीनियर पे है, ये सभी चीज़ों को बात किया गया है जो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अलावेंस की बात किया गया है जो क्वेश्चन नंबर 10 में है और पेंशन की जो बात किया गया है वो क्वेश्चन नंबर 11 में है। DA इंडेक्सन की बात किया गया है कि जो DA से रिलेटेड AICPIW के जो आंकड़े प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या 8th CPC में DA का क्या स्वरूप होगा, यहाँ भी सरकार ने इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 12 में राइज किया है। सेक्टर स्पेसिफिक पे के बारे में बात किया है, जैसे रेलवे, डिफेंस, कैप्स, साइंटिस्ट से रिलेटेड है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट पार्ट है रिफॉर्म्स, क्वेश्चन नंबर 17-18 में कुछ रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा किया। इस वीडियो में पे फिलॉसफी में क्वेश्चन 1 से 5 तक के पूछे गए क्वेश्चनों के इस सीरीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें इस वीडियो में ये खास करके 8th CPC से रिलेटेड जो बातें हैं इसको यहाँ पे इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जो बातें अभी चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या जो प्रिंट मीडिया में हो, यहीं से सारे चीज़ आने वाले समय में क्लियर होंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सरकार ने जो क्वेश्चन राइज किया है और ये क्वेश्चन का जवाब कौन दे सकता है, कोई भी स्टेक होल्डर दे सकते हैं, कोई भी भारत का पब्लिक दे सकता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी केंद्र का हो या राज्य का हो वो भी दे सकते हैं, यूनियन भी दे सकते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल एक तरीके का आपके पास प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है 8th CPC का मार्गदर्शक दर्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है और यहाँ 3 चीज़ों पर बात हुआ है। एक बात हुआ है इस क्वेश्चन में राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल प्रूडेंस के बारे में, उसके बाद रियल सैलरी के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है और रियल वेज ग्रोथ के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है। अब ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि सेंट्रल एम्प्लॉय और पेंशनर्स को क्या चाहिए, तो उनको वास्तविक वेतन से रिलेटेड बातों में बेनिफिट्स चाहिए, रियल वेज ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ चर्चा किया गया है कि इसके अनुरूप जो वेतन संरचना में क्या प्राथमिकता देना चाहिए और ये इस तरीके का प्राथमिकता हो सके कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में ये वेतन का स्वरूप जो है सो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी न बने। ऐसा नहीं कि जो सेंट्रल एम्प्लॉय है उनको एक बेहतर सैलरी मिले और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस विषय पे प्रतिस्पर्धी बन जाए। तो यहाँ पे पहला बात ये किया गया है कि जो भी सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाए तो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाए ताकि लोगों के बीच में असमानताएं ज़्यादा न फैल जाए। दूसरा चीज़ यहाँ पे फिजिकल प्रूडेंस की बात हुआ है और खास करके टर्म ऑफ रेफरेंस में भी फिजिकल प्रूडेंस की बात हुआ है। फिजिकल प्रूडेंस जो सरकार के राजकोषीय स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कंटिन्यू ये टर्म ऑफ रेफरेंस में भी इस बात को फोकस किया गया और क्वेश्चन में भी इस बात को फोकस किया गया कि सरकार यानी केंद्र सरकार की जो राजकोषीय स्थिति होगी वही आपके 8वें वेतन आयोग का मानक को तय करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 काफ़ी ये जटिल प्रश्नों में से एक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पूछा गया है कि सरकारी नौकरी में आवास और चिकित्सा सुविधा
और नौकरी की सुरक्षा जैसे परिलाभ शामिल होते हैं जो निजी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों को आकर्षक बनाने के लिए इसमें HRA दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, और खास करके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जैसे अगर जो OPS सब्सक्राइबर हैं या NPS सब्सक्राइबर हैं तो उन लोगों को भी कुछ इस तरीके की बेहतर बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के तुलना में ज़्यादा यहाँ पे लोक लुभावना, उसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा लोक लुभावना सरकारी क्षेत्रों में कुछ सुविधाएं होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ पे बात किया गया है कि सरकारी नौकरी में आवास, चिकित्सा सुविधा, नौकरी जैसे सुरक्षा शामिल होते हैं जो निजी क्षेत्रों में प्रायः उपलब्ध नहीं होते, जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इससे आगे बढ़कर पूछता है, जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो जो क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा के लिए एक ही मानक होना चाहिए, जैसे रेल, सुरक्षा या वैज्ञानिक संस्थान अलग अलग मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। यदि विशिष्ट मानक अपनाए जाते हैं तो 7वें वेतन आयोग में एक समान वेतन मैट्रिक्स प्रणाली का एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। 7th पे स्ट्रक्चर में जो था कि अगर 7th पे स्ट्रक्चर में किसी भी डिपार्टमेंट के जिस कैडर के एम्प्लॉय रहते थे उनका समान वेतन संरचना था। अगर ग्रुप बी के एम्प्लॉय हैं और किसी भी कैडर में और किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो ग्रुप बी में है तो उनका समान स्ट्रक्चर पे रहता था। यहाँ पे इस चीज़ का बात किया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या अलग अलग वेतन स्ट्रक्चर किया जा सकता है, क्योंकि इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर 3 में चर्चा किया है। 8 CPC में ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन 18 क्वेश्चन राइज किए गए हैं उसमें से इस सीरीज में हम लोग 5 क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो स्टेक होल्डर या पब्लिक से या कर्मचारी यूनियनों से क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आवास है, आवास भत्ता या जो चिकित्सा सुविधा दिया जाता है या जो नौकरी की स्थिरता का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो अगर कहा जाता है कि आवास भत्ता और चिकित्सा भत्ता को कैसे जोड़ा जाए, यदि अगर आवास भत्ता और चिकित्सा भत्ता को कुल पारिश्रमिक में अगर जोड़ दिया जाता है तो कहा जा रहा है कि मूल वेतन की वृद्धि की मांग सीमित हो सकती है। अभी जो सबसे जो न्यूनतम मूल वेतन 7th पे में निर्धारित हुआ था लगभग 18,000 रुपये निर्धारित हुआ था, सबसे जो न्यूनतम था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आवास या चिकित्सा सुविधा और नौकरी की स्थिरता को अगर मूल्यांकन करें और इसको अगर ज़्यादा अगर हम समायोजन करें तो इससे स्थिति क्या होगा कि जो मूल वेतन वृद्धि है वो सीमित हो जाएगा, और जब ये सीमित हो जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर की मांग जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। यानी ये बात तो फिटमेंट फैक्टर की बात 7th पे में कैसे हुआ था कि जो बेसिक और डीए था उसको जोड़कर 2.57 से एवरेज जो था उसे मल्टीप्लाई किया गया था और उसके बाद डीए को 0 कर दिया गया था, और उस पे आवास भत्ता और जो चिकित्सा सुविधा था उस पे फिर से 7th पे में दे हो चुका था। यहाँ पे इसी बात को किया जा रहा है कि आवास और चिकित्सा भत्ता जैसे लाभों को अगर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अगर उसे ज़्यादा उससे लाभ लेना चाहते हैं तो मूल वेतन की जो वृद्धि है वो कम जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि अगर आवास भत्ता और चिकित्सा भत्ता को अगर एक तरफ अगर उसे हल्के में रखा जाए तो इससे फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि हो सकता है। तो उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग का मजबूती तभी मिलेगा जब आवास और चिकित्सा भत्ता जैसे बेनिफिट्स को कुल पारिश्रमिक में नहीं जोड़ा जाए। 5वां नंबर यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि इस श्रृंखला का सबसे असमान प्रश्न क्या पूछा गया है कि इस बात का पड़ताल करता है कि क्या सरकारी सेवा का प्रवेश स्तर का वेतन अनौपचारिक क्षेत्र या गिग अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभाव डालता है। सरकारी क्षेत्र में आने वाले एम्प्लॉयों को अभी हमने कहा कि जो 7th पे में निर्धारित हुआ था वो 18,000 रुपया सैलरी मूल वेतन के रूप में निर्धारित हुआ था। इसके अलावे इसमें डीए का बेनिफिट्स, इसके अलावे इसमें एचआरए का बेनिफिट्स, इसके अलावे इसमें मेडिकल की बेनिफिट, उसके अलावे इनके और सारे जो अलावेंस है और आने वाले फ्यूचर को बेहतर करने के लिए जो इनके लिए पेंशन योजना है, ये सभी चीज़ें सेंट्रल एम्प्लॉई या स्टेट एम्प्लॉई को प्रदान किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति क्या बन रहा है कि अगर ये अभी इस 18,000 वाले सैलरी वाले एम्प्लॉय जो सबसे न्यूनतम वेतन है भारत सरकार में, तो अगर यहाँ वाले भी को भी अगर जोड़ा जाए तो अभी के इनकेस ये लगभग 35-36 हज़ार रुपये तक ये जो लोग 18,000 के सैलरी पे जो लोग आए थे तो उन लोगों को यहाँ पे इतना सैलरी तक मैक्सिमम गया होगा।
अब यही बात को अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, जो सबसे निचले स्तर पे जो यहाँ पे अनौपचारिक क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या जो गिग अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, यानी जो गिग वर्कर हैं, तो उन लोगों को क्या इतना बेहतर फैसिलिटी क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे जो पांचवा जो प्रश्न जो एकदम बिल्कुल असामान्य है कि क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ देने से पहले क्या केंद्र सरकार गिग अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक क्षेत्र के मिलने वाले सैलरियों को क्या बैलेंस करके करेगा? अगर ऐसा होता है तो दो बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पहला मानक ये मिलेगा कि न्यूनतम वेतन बहुत अधिक अगर निर्धारण कर दिया जाए, न्यूनतम वेतन अगर सरकारी कर्मियों का अगर बहुत अधिक निर्धारण कर दिया जाए, और न्यूनतम वेतन कब निर्धारण होगा? जब एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यापक श्रम बाजार में असंतुलन फैल जाएगा, यानी किसी को सरकारी क्षेत्र वाले को एक अच्छी सैलरी और प्राइवेट सेक्टर या गिग वर्कर को उनके तुलना में काफ़ी कम सैलरी, तो कह रहा है कि काफ़ी असंतुलन पैदा हो जाएगा। अगर ये न्यूनतम मानक अगर स्थापित कर दिया जाए कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं सैलरी के रूप में, अगर ये मानक तय कर दिया जाए तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो श्रम बाजार में जो काम कर रहे हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र में या गिग अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में, तो उनको भी ये लाभ मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक ये बातें अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के बीच में देखे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि एचआरए और मेडिकल को अगर आप मूल वेतन में समायोजन करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर कमज़ोर पड़ेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा चाहते हैं तो आपको आवास भत्ता और मेडिकल भत्ता और अन्य जो सुविधाएँ हैं उसको आपको सामान्य स्तर पर देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो 1 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन सरकार ने जो किए हैं, 8 CPC में जो सुझाव मांगे गए हैं स्टेक होल्डर या एम्प्लॉइयों से, ये बड़ा आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों को एक कह सकते हैं कि जिस तरीके के बेनिफिट्स की लोग चाहत रखे हुए हैं, क्या वे मिलना संभव हो सकेगा? क्योंकि यहाँ इस वीडियो में हमने 1 से 5 तक ही वीडियो क्वेश्चन पे चर्चा किया है। आने वाले एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन भी राइज किया गया है कि पे स्ट्रक्चर क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, DA कैसा होगा। तो आने वाले समय में इस मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और